आज के इस वीडियो व्याख्यान में हम कांग्रेस की स्थापना से लेके उसके बाद जो उदारवादियों का 1885 से 1905 जो उनका प्रभुत्व रहा उसके बारे में, उनके क्या सिद्धांत थे, किस तरह की उनकी कार्यविधि थी और ब्रिटिश सरकार की, विशेषकर जो भारत में सरकार थी, उसका उनके प्रति क्या रवैया था, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 1885 तक हम ये देख चुके हैं कि भारतीयों में राजनीतिक चेतना का उद्भव हो चुका था और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करने के लिए भारतीय एक राष्ट्रीय संस्था की आवश्यकता अनुभव कर रहे थे। 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन एसोसिएशन नामक संस्था की स्थापना की थी। 28 से 30 सितंबर 1883 में कलकत्ता के इल्बर्ट हॉल में इसी संस्था का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें उन सभी प्रश्नों पर विचार किया गया जो आगे चलकर आंदोलन की पृष्ठभूमि बन गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना का श्रेय एक अंग्रेज एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को जाता है। ह्यूम एक अंग्रेज सरकारी अधिकारी था जिसका वायसरॉय लिटन से विवाद हो जाने पर लिटन ने उसकी पदोन्नति कर दी थी। इससे उसने त्यागपत्र दे दिया था। इस घटना ने उसे राजनीतिक आंदोलनकारी बना दिया। उसने मार्च 1883 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्नातकों के नाम एक खुला पत्र लिखा। ह्यूम जानता था कि भारत में अंग्रेज़ों के विरुद्ध असंतोष है और यदि इस असंतोष को प्रकट करने के लिए कोई वैधानिक रास्ता नहीं होगा तो फिर से भारत में एक प्रबल विद्रोह की संभावना हो सकती है। मई 1885 में उसने इस प्रस्तावित संगठन के बारे में वायसराय लॉर्ड डफरिन से बात की। डफरिन से विचार विमर्श के बाद उसने मई 1885 में पहला परिपत्र जारी किया, जिसके द्वारा दिसंबर के अंतिम सप्ताह में देश के सभी भागों के प्रतिनिधियों का एक सभा पूना में बुलाई गई। लेकिन पूना में प्लेग फैल जाने के कारण कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुआ। इसमें देश के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस प्रकार भारत की महान राजनीतिक संस्था कांग्रेस का जन्म हुआ। इसका जन्म ब्रिटिश शासन के शत्रु के रूप में नहीं बल्कि मित्र के रूप में हुआ था। कांग्रेस के इस प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पास किए गए, जिसके द्वारा के विभिन्न सुधारों की मांग की गई। अधिवेशन की समाप्ति पर महारानी विक्टोरिया की जय के नारे लगाए गए। इस प्रकार कांग्रेस के जीवन का प्रारंभ इंग्लैंड के प्रति भक्ति भाव रखते हुए प्रारंभ हुआ, किंतु इस घटना ने भारतीय राजनीतिक चेतना को एक नवीन और निश्चित मोड़ प्रदान कर दिया। यह राजनीतिक चेतना याचिकाओं तथा स्मरण पत्रों द्वारा कुछ राजनीतिक अधिकार मांगने की ओर मोड़ दी गई। कांग्रेस की स्थापना एक प्रबल और बढ़ती हुई शक्ति के निष्कासन के लिए एक रक्षा नली, सेफ्टी वाल्व के रूप में हुई। कांग्रेस के नेता, जैसा कि हम आगे उदारवादियों के सिद्धांतों में दृष्टिपात करेंगे, भारत पर अंग्रेजी नियंत्रण को सौभाग्य की बात समझते थे, इसलिए ब्रिटिश साम्राज्य की सुरक्षा को वे प्रथम आवश्यकता मानते थे और भारतीयों के लिए राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति को गौण मानते थे। 1885 से 1905 का समय भारत में उदारवादियों का युग माना जाता है। अब हम देखते हैं कि ये जो उदारवाद है इसका प्रारंभ किस तरह से हुआ, किन बातों ने उदारवाद के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उदारवाद का उदय और विकास मुख्यतः 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। इसके विकास में प्रमुख रूप से 2 बातों का योगदान रहा। पहला तो भारतीयों का अंग्रेज़ों के संपर्क में आना और दूसरा था अंग्रेजी शिक्षा। उदारवादी नेता उच्च शिक्षित वर्ग का प्रतिनिधित्व करते थे।
वे जिस वातावरण में पले थे उसमें सक्रिय राजनीतिक विचारधारा के लिए कोई स्थान नहीं था। उदारवादियों के मन में अंग्रेज़ों के प्रति कृतज्ञता का भाव था। वे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को अभिशाप नहीं बल्कि वरदान समझते थे, इसीलिए जी खोलकर ब्रिटिश शासन की सराहना करते थे। ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में उनकी अटल श्रद्धा थी। उनका यह भी विश्वास था कि अंग्रेजी राज्य के कारण ही वे अपने अतीत का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य में भी इसी के सहारे अपने देश का उत्थान कर सकते हैं। इन नेताओं में अंग्रेजी साम्राज्य के प्रति अंधभक्ति थी। उनका कहना था कि भारतीयों को अपने शासकों से अनुनय विनय करके देश के उत्थान में सहयोग देना चाहिए। उदारवादी नेता भारत में केवल प्रतिनिधि संस्थाओं की स्थापना चाहते थे जिसमें भारतीयों को भी भाग लेने का अवसर प्राप्त हो। वे चाहते थे कि अंग्रेज़ भारतीयों के प्रति सहानुभूति का भाव रखें और भारतीयों की आकांक्षा को पूरा करने में सहयोग दें। तो हम यदि उदारवादियों के सिद्धांतों और उद्देश्यों का कुछ बिंदुओं में यदि हम उनको रखना चाहें तो उनको इस प्रकार से रख सकते हैं। सबसे प्रमुख बिंदु जो है वो ब्रिटिश शासन के प्रति भक्ति की भावना। ब्रिटिश शासन के समर्थक एवं प्रशंसक थे दादा भाई नौरोजी, रोमेश चंद बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता। इन सब के मन में ब्रिटिश शासन के प्रति कृतज्ञता की भावना थी। मानते थे कि ब्रिटिश शासन ने ही भारत को आधुनिक सभ्यता के मार्ग पर अग्रसर किया है, स्वतंत्रता की भावना उत्पन्न की है, आदर्शवाद, तर्कवाद, शिक्षा और यातायात के साधनों द्वारा भारत में राजनीतिक चेतना को जन्म दिया है और देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। इसीलिए वे अंग्रेज़ों के प्रति भक्ति भाव रखते थे। अंग्रेज़ों की आलोचना में या आंदोलन में उनकी कोई रुचि या विश्वास नहीं था। दूसरा जो महत्वपूर्ण उनका विचार था, क्रमिक सुधारों में विश्वास। वे शासन व्यवस्था में तुरंत कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था विधान परिषद, नौकरियों, स्थानीय संस्थाओं, रक्षा सेनाओं आदि में सुधार करवाना, और ये सुधार वे क्रमिक रूप से धीरे धीरे चाहते थे। 1906 में कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में दादा भाई नौरोजी ने स्वशासन की मांग की थी और यह स्वशासन ब्रिटिश छत्र छाया में ही चाहते थे। वो अंग्रेज़ों से स्थायी संबंधों की स्थापना भी उनकी एक महत्वपूर्ण विचारधारा थी। उनकी मान्यता थी कि ब्रिटेन और भारत का जो संबंध है वो भारतीयों के हित के लिए है। अंग्रेजी साहित्य, शिक्षा पद्धति, यातायात के साधन, न्याय प्रणाली, स्थानीय स्वशासन, ये सब भारत के लिए अमूल्य वरदान हैं। अतः ब्रिटेन से भारत का अटूट संबंध बना रहना चाहिए। गोखले ने कहा था कि हमारा भाग्य अंग्रेज़ों के साथ जुड़ा है, चाहे अच्छा हो या बुरा। दादा भाई नौरोजी भी मानते थे कि कांग्रेस ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाली संस्था नहीं है, बल्कि वह तो भारत में ब्रिटिश सरकार की नींव को दृढ़ करना चाहती है। उन्हें वे मानते ही नहीं थे कि भारत के हितों और ब्रिटेन के हितों में विरोध है। यद्यपि उन्होंने अनुभव किया था कि अंग्रेज़ों की मुक्त व्यापार की नीति भारतीय उद्योगों के हित में नहीं है और भारत की गरीबी के लिए ब्रिटिश शासन उत्तरदायी है, फिर भी वे भारत और ब्रिटेन के आर्थिक हितों को एक दूसरे का विरोधी नहीं मानते। बंग भंग के फलस्वरूप जो स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था उसका उदारवादियों ने केवल आर्थिक दृष्टि से समर्थन किया था, राजनीतिक दृष्टि से नहीं। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी का कहना था कि स्वदेशी का उद्देश्य विदेशी आदर्श, विद्या, कला और उद्योगों को देश से बाहर निकालना नहीं, बल्कि वह उन्हें राष्ट्रीय पद्धति में समाविष्ट करने पर जोर देते हैं।
चूँकि वे उनके इस तरह के विचार थे तो स्वाभाविक है कि उनका अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था। कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में मोहम्मद रहीमतुल्लाह ने कहा था कि अंग्रेज़ों से अधिक ईमानदार और शक्ति संपन्न जाति सूर्य के नीचे कोई नहीं है। उनका ये मानना था कि अंग्रेज़ स्वतंत्रता प्रेमी थे और यदि उन्हें भारतीयों की योग्यता पर विश्वास हो जाएगा तो वे बिना किसी हिचकिचाहट के भारतीयों को स्वशासन का अधिकार प्रदान कर देंगे। यही कारण है कि कांग्रेस के उदारवादी नेता अंग्रेजी सरकार की सहानुभूति और ब्रिटिश जनमत के समर्थन को जीतने का प्रयास करते रहे। चूँकि वे क्रमिक सुधार के समर्थक थे, इसीलिए उन्होंने ब्रिटिश शासन के अंतर्गत स्वशासन की मांग की। स्वशासन जो है वो ब्रिटेन से संबंध विच्छेद की कल्पना नहीं करते थे, इसलिए पूर्ण स्वतंत्रता उनके मस्तिष्क में नहीं आती थी। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीयों को स्वशासन का पर्याप्त संरक्षण प्राप्त हो चुका था और भारत स्वशासन के लिए पूर्ण रूप से तैयार था। और स्वशासन से उनका तात्पर्य पूर्ण स्वतंत्रता कदापि नहीं था। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि औपनिवेशिक स्वराज्य किसे कहते हैं। वे तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत ही प्रतिनिधि संस्थाओं की मांग कर रहे थे। उनकी जो समस्त मांगें थी उनको पूरा करने के लिए वे वैधानिक उपायों में विश्वास रखते थे। चूँकि उनका अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में विश्वास था, इसलिए वे क्रांतिकारी उपायों को अपनाने को तैयार नहीं थे। धरना प्रदर्शन, आंदोलन, हिंसा, इनमें से किसी में उनका विश्वास नहीं था। कभी भी उन्होंने ब्रिटिश सरकार से संघर्ष की बात नहीं कही। वे ब्रिटिश सरकार को बिल्कुल असंतुष्ट नहीं करना चाहते थे। उन्होंने प्रार्थना पत्रों, याचिकाओं, स्मरण पत्रों और प्रतिनिधि मंडलों द्वारा सरकार से अपनी न्यायोचित मांगों को मानने का आग्रह किया। कुछ लोगों ने इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहकर संबोधित किया है। उदारवादी अपने अधिकारों की याचना बड़े नम्र शब्दों में करते थे। उन्होंने ऐसे उपायों को कभी स्वीकार नहीं किया जो ब्रिटिश सरकार के लिए हितकर हों। सरकारी दमन, अन्यायपूर्ण कार्य और कानूनों का विरोध भी उन्होंने वैधानिक तरीकों से किया। उन्होंने जनता की इच्छाओं और भावनाओं को अपने प्रस्तावों और अन्य वैधानिक उपायों द्वारा सरकार के सामने बड़े नम्र रूप में प्रस्तुत किया। इस तरह उदारवादियों के सिद्धांतों पर दृष्टिपात करते हुए हमें एहसास होता है कि इस समय कांग्रेस एक क्रांतिकारी संगठन नहीं था, सरकार समर्थक संगठन था। इसने कभी भी वर्ग विशेष के हितों का समर्थन नहीं किया, वरन सभी प्रश्नों पर राष्ट्रीय दृष्टिकोण को अपनाया।